अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप के प्रॉपर्टीज़, ग्रुप के स्ट्रक्चर, और उसमें हम पढ़ने लगे हैं ग्रुप स्टेटस। ठीक है जी। स्टेटस सिस्टम किसको कहते हैं होते हैं? स्टेटस का मतलब होता है एक ऐसा रैंक जी या रैंक या कोई पोजीशन जो एक शख्स को मिल जाती है किसी सोसाइटी की तरफ से, या जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटस। ठीक है जी। स्टेटस जो है वो एक प्रेस्टीज ग्रेडिंग है। स्टेटस एक पोजीशन है, एक रैंक है जो ग्रुप के अंदर एक ग्रुप मेंबर को दे दी जाती है। अब ये जो स्टेटस किसी ग्रुप मेंबर को मिल जाता है, ये किस वजह से मिलता है? ये मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की बेस पे मिल सकता है। उसकी सीनियोरिटी की बेस पे मिल सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन की बेस पे मिल सकता है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स होती हैं उसकी बेस पे मिल सकता है। ठीक है, उसकी फिजिक के ऊपर भी मिल सकता है। मिसाल के तौर पर कोई बहुत पतला सा होगा तो उसको हम वैसे ही नाम दे देंगे कोई पतला सा, तो वो जो उसको हम लोग नाम दे रहे हैं कि ये बहुत ही सूखा सा और पतला सा है, तो वो जो हम स्टेटस उसको दे रहे हैं वो बिकॉज ऑफ हिज फिजिक दे रहे हैं। ठीक हो गया जी। एक को हम लोग गुब्बारा कह रहे हैं तो वो मोटा है बहुत ज़्यादा, तो उसको गुब्बारा कह रहे हैं, तो ये किस बेस पे कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं उसकी फिजिक के बेस पे। इसी तरीके से एक शख्स जो है वो हर बात का नॉलेज रखता है, एक ग्रुप मेंबर है जिससे कुछ भी पूछे तो वो उसके पास उसका आंसर मौजूद होता है, तो हम उसको नाम दे देते हैं यार ये तो हमारे क्लास का या तो ये हमारे ग्रुप का इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया हमने किस बेस पे कहा है? क्योंकि उसके पास वो स्किल्स मौजूद हैं जिसकी बेस पे वो सारे के सारे सवालों के जवाब हमें दे देता है। ठीक हो गया जी। इसको हम लोग मिसाल के तौर पे किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो उसकी चूंकि हैंड राइटिंग बहुत बुरी होती है तो हम उसको डॉक्टर कह देते हैं। अब डॉक्टर किस वजह से कह रहे हैं? क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, उसकी हैंड राइटिंग समझ नहीं आती। एग्जाम्पल। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम किन किन बेसिस के ऊपर देते हैं स्टेटस किसी को? नंबर 1 एजुकेशन, कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो उसको हम कहते हैं, लग पड़ता है जी ये तो प्रोफेसर है प्रोफेसर है। एज, बाबा जी हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सीनियर है, वगैरह वगैरह। स्किल्स के बेस पे कह सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया है, या हम लोग कहते हैं यार ये तो हमारा मास्टर माइंड है, ये बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाला है। ठीक है जी। और एक्सपीरियंस, जिसको बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाएगा तो उसको एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग कोई ना कोई स्टेटस दे देते हैं। तो समझ आ गई बच्चों आप लोगों को? इसको हम लोग कहते हैं स्टेटस। ये हम लोग किस बेस पे दे देते हैं? या तो उसकी या तो उसके पास कोई ना कोई उसकी क्वालिटी होगी, या उसके अंदर कोई ना कोई स्किल्स एक्सपीरियंस है, उसकी एज के बेस पे हम उसको कोई ना कोई एट्रीब्यूट, कोई ना कोई हम लोग उसको उसका स्टेटस दे देते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाएगा ग्रुप का साइज़। ये ग्रुप का साइज़ जो है ये हम लोगों ने आगे भी डिटेल में इसकी एग्जांपल्स पढ़नी है। अभी मैं ग्रुप के साइज़ के बारे में आपको ये बताता हूँ बच्चों कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें, मिसाल एग्जांपल में दे रहा हूँ, एक ग्रुप ऐसा है जिसके 6 मेंबर्स हैं और एक ग्रुप ऐसा है जिसके 20 मेंबर हैं, या 20 मेंबर्स हैं, या हम 20 मेंबर्स को छोड़ते हैं, हम ऐसे करते हैं 38 मेंबर्स बना रहे हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा डिफरेंस होगा इस ग्रुप में और डिफरेंस होगा इस ग्रुप में। ये ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा क्योंकि छोटा ग्रुप है, और ये जो 38 मेंबर्स का ग्रुप है ये जनाबे वाला फटाफट तेज़ी के साथ एफिशिएंटली काम करेगा। लेकिन अगर मैंने कोई मैसेज पहुंचाना है, वो मेरा मैसेज इन 6 लोगों तक जल्दी पहुंच जाएगा, इफेक्टिवली पहुंच जाएगा, एफिशिएंटली पहुंच जाएगा, लेकिन वही मैसेज 38 लोगों तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आज मिसाल के तौर पे अभी अगर दिन के 2 बजे हैं और मैं चाहता हूँ कि आज दिन के 5 बजे मैं एक मीटिंग करूँ, इन 6 लोगों को मैं मैसेज करूँगा तो ये 6 के 6 लोग तो एक जगह पे आ सकते हैं 5 बजे मीटिंग के लिए, लेकिन ये 38 लोगों को जब मैं मैसेज पहुँचाऊँगा तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में 3 आवर्स हैं, तो 3 आवर्स इन लोगों को मैसेज करने में लग जाएंगे, तो ये सारे के सारे लोग नहीं आ सकेंगे। क्यों नहीं आ सकेंगे? क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं छोटे ग्रुप के और कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं बड़े साइज़ के ग्रुप्स के। ठीक है, इसी तरीके से दोनों के कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं इनके और कुछ नुकसान होते हैं छोटे साइज़ के ग्रुप के, और इसी तरीके से जैसे बड़े साइज़ के ग्रुप्स होते हैं तो कुछ ना कुछ उनके फ़ायदे और उनके नुकसान भी होते हैं। ठीक हो गया जी। ये साइज़ ऑफ द ग्रुप मैटर कर रहा होता है। ग्रुप साइज अफेक्ट परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन, बट द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट द ग्रुप इज सपोज टू अकम्प्लिश। ये हमने देखना है काम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अगर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक आपने ट्रांजिशनल एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है तो ये वाला ग्रुप ठीक है, लेकिन वही ट्रांजिशनल एक्टिविटी यहाँ पे ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपने जोर आजमाई वाला काम करना है जहाँ पे मेहनत वाला काम होगा तो वहाँ पे ये फ़ायदा देंगे आपको, वहाँ पे ये फ़ायदा नहीं देंगे। समझ आ गई बच्चों? तो इसका मतलब है नेचर ऑफ टास्क्स और नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपको छोटा ग्रुप फ़ायदा दे सकेगा या आपको एक लार्ज ग्रुप जो है वो फ़ायदा दे सकेगा।
ठीक है जी। अब आगे आएगा ग्रुप की कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है कि ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं वो कितने ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे का आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत ख्याल रख रहे हैं। हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे कितना ज़्यादा एक मेंबर दूसरे मेंबर को अट्रैक्ट कर रहा है या एक मेंबर दूसरे मेंबर से अट्रैक्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पे मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ये तीनों एक ग्रुप के हैं। अब मिस्टर ए जो है ये शुरू से ही ना बहुत ज़्यादा लेजी है, काम शाम कोई नहीं करता, लेकिन बी और सी जो है वो काम करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ग्रुप के अंदर, ये बंदा भी अपने काम पे लगा हुआ है, ये बंदा भी काम पे लगा हुआ है, ये आराम से बैठा हुआ है। अब कोहेसिवनेस हमें क्या गाइड करती है कि ये जो ए है ये भी थोड़ी सी शर्म करेगा कि बी और सी जो है वो काम कर रहे हैं, तो वाई नॉट मी, तो वो भी उठेगा और वो भी इनकी देखा देखी काम करने लग पड़ेगा, परफॉर्मेंस देने लग पड़ेगा, और वो जो लेजीनेस इसकी सारी ज़िंदगी उसके साथ थी वो यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। इसको कहते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस, कि किस हद तक एक मेंबर दूसरे मेंबर को अट्रैक्ट कर सकता है टुवर्ड्स पॉजिटिव परफॉर्मेंस। इसी तरीके से एक बंदा जो है वो नहीं सीख रहा, दो बंदे सीखे हुए हैं, तो ये जो नहीं सीखा हुआ ये भी इन लोगों से अट्रैक्ट होके वही परफॉर्मेंस दे रहा है जैसे कि ये लोग देने लग पड़े हैं। तो पहले इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी लेकिन अब ये अच्छा परफॉर्म करने लग पड़ा। इसे कहते हैं कोहेसिवनेस इन द ग्रुप, कि ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इतने ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी दूसरे जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनसे अट्रैक्ट होके उनसे गाइडेंस लेके काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे, रिसर्च इन दिस एरिया हैज फोकस्ड ऑन ग्रुप कोहेसिवनेस। इसका मतलब क्या है, द डिग्री टू विच मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू ग्रुप एंड शेयर ग्रुप्स गोल्स। फिर क्या होता है, ग्रुप के गोल आपस में शेयर हो जाते हैं। वो काम जो ये दो लोग मिलके कर रहे थे और ये आराम से बैठा हुआ था, अब ये भी जब शामिल हो गया तो वही जो गोल्स होंगे वो फिर 3 लोगों में डिवाइड हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्स शेयर हो गए। ठीक है जी। अब आगे प्रोडक्टिविटी का क्या 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 इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर, ये भी हम लोगों ने देखना होता है। फिर आगे आएगा ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग इसको पढ़ेंगे। वो डिसीजन मेकिंग जो ग्रुप में हम लोग करते हैं, इसका हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है बच्चों। एक डिसीजन मेकिंग है जो कि ग्रुप में ली जाती है और एक डिसीजन मेकिंग होती है जो हम इंडिविजुअल करते होते हैं। ठीक है जी। हम इसको ज़रा देख लेते हैं। इट इज़ रेयर ऑर्गेनाइजेशन दैट does not use committees, task force and review panels, study teams वगैरह 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 वगैरह। Studies show that managers may spend up to 30 hours a week in group meetings. Undoubtedly, a large portion of that time is spent formulating problems, developing solutions, and determining how to implement the solutions. It is possible, in fact, for groups to be assigned एनी ऑफ द 8 स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो असल जो बात इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में है वो क्या है कि ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन में कमेटियाँ नहीं होती। कोई भी डिसीजन होता है तो 5 लोगों की कमेटी बना दी जाती है, जनाब आपने ये डिसीजन लेना है। ठीक है, इसी तरीके से टास्क फोर्स बना देते हैं कि हमने ये टास्क परफॉर्म करना है अगर 2 महीने के अंदर, तो ये 6 लोगों की टीम बन गई जो टास्क फोर्स है जो कि ये काम करेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप मीटिंग्स करते हैं। ग्रुप मीटिंग्स के ऊपर हम लोग एक वीक का तकरीबन 30 घंटे लगाते हैं। ठीक है, एक वीक के 30 घंटे हम लोग किस पे लगा रहे होते हैं बच्चों, मीटिंग्स करते हुए। एक ग्रुप की मीटिंग फिर दूसरे ग्रुप की मीटिंग, फिर हम लोगों ने क्या करना है, फिर हम लोगों ने क्या करना है। क्यों ग्रुप मीटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जो फैसला साजी है बच्चों, जो डिसीजन मेकिंग है वो एक बंदे ने नहीं करनी, बल्कि ग्रुप जो डिसीजन मेकिंग है वो किसने करनी है, ग्रुप ने करनी है। अकेला शख्स जो है वो फैसला नहीं करेगा, वो इसलिए कि एक शख्स का जो दिमाग होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता, इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन नहीं ले पाता जितना ज़्यादा ग्रुप में डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि फॉर्मुलेटिंग प्रॉब्लम्स, कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई करने के बाद सही प्रॉब्लम्स को डायग्नोज, इसका मतलब होता है डायग्नोज सही कर लिया जाए, फिर उसके सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं। ठीक है, और फिर उन सॉल्यूशंस को देखेंगे, उन सॉल्यूशंस को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये एक बंदे के पास की बात नहीं है, बल्कि ये मिलजुल कर काफ़ी सारे लोग करेंगे। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वो इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं।